लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। देश के कुछ शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के हरदा से है, जहां उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक युवक मोटरसाइकिल के साथ सैलाब में फंस गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने काफी कोशिशों के बाद युवक और मोटरसाइकिल को बाहर निकाला। वहीं सहारनपुर में शंख भरी देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु भी बाढ़ की चपेट में आ गए। हालांकि वहां मौजूद पुलिस ने श्रद्धालुओं की मदद की और उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया। तीसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद हो गए। वहीं गुजरात के बांसकाड़ा में बारिश के बाद तबाही का मंजर सामने आ रहा है, जहां हाईवे के किनारे मिट्टी बह जाने की वजह से गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में भी बाढ़ की वजह से गांव के घर पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। घरों के अंदर पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समय 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हरदा, सहारनपुर, बनासकांठा गुजरात और किन्नौर हिमाचल, यानी कि पूरे देश में इस समय स्थिति तबाही वाली है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, नीट केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। नीट सुनवाई पर सीजीआई की टिप्पणी, दोबारा परीक्षा के लिए नहीं कह सकते। दोबारा परीक्षा तभी जब पूरी परीक्षा प्रभावित हो। दोबारा परीक्षा के लिए मजबूत आधार चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, री एग्जाम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। नीट केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इसी दौरान बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा बयान भी आ गया है। नीट सुनवाई पर सीजीआई की टिप्पणी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में, दोबारा परीक्षा के लिए नहीं कहा जा सकता, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया है। री एग्जाम के लिए मजबूत आधार होना चाहिए, सीजीआई ने यह टिप्पणी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। नीट केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इस दौरान नीट सुनवाई पर सीजीआई की टिप्पणी सामने आ गई है। और गाजियाबाद में एक शख्स नहर में डूबने लगा। इसके बाद एक कमांडो उसके लिए देवदूत बनकर आया और उसकी जान बचा ली। नहर में डूब रहा था शख्स। कमांडो ने देवदूत बनकर बचाई जान। एक फौजी भले ही छुट्टी पर हो या फिर वो रिटायर हो जाए, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा और जोश उसके अंदर ताउम्र जिंदा रहता है। ये बात यहाँ पर पूरी तरह फिट बैठती है। गाजियाबाद की हिंडन नहर में एक शख्स डूब रहा था। उसके पिता लोगों से बार बार मिन्नतें कर रहे थे कि कोई उनके बेटे को बचा ले। मौके पर लोगों का जमावड़ा भी लग गया। लोग देख तो रहे थे कि सामने एक शख्स पानी में छटपटा रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी में भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं हुई। कई लोग तो वीडियो बनाते रहे, कोई रस्सी का इंतजाम करने को कह रहा था, लेकिन तभी उन्हीं लोगों के बीच मौजूद धनवीर सिंह नेगी ने उस शख्स को बचाने की ठानी। उन्होंने अपना मोबाइल फोन साइड में रखा और बिना परवाह किए नहर में कूद गए। वो नहर में डूब रहे शख्स के पास पहुंचे और उसे बचाकर नहर के किनारे ले आए। इस तरह धनवीर उसके लिए देवदूत बनकर आए और उसकी जान बचा ली। अभय खंड में रहने वाले धनवीर सिंह नेगी नेवी में पूर्व मरीन कमांडो रह चुके हैं। जब उन्होंने लोगों को अपना परिचय दिया तो सभी ने उन्हें सैल्यूट किया। शख्स के पिता ने कमांडो का आभार जताया। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ इंद्रपुरम। अच्छा, इंद्रपुरम रहते। तो आपको डर नहीं लगा जब आप इन्हें बचा रहे थे? कोई भी पब्लिक यहाँ देख रही थी और आप मैंने देखा कि आप अपनी जान की बाजी लगा के इनको बचा के लेकर आए हैं। नेवी का मरीन कमांडो। आपने की बहुत सैल्यूट है आपको सर, बिल्कुल। एक बार मैं चाहूंगा कि लोग तालियां बजा दें इनके लिए, भैया। धनवीर ने बताया कि वो नोएडा से अपने घर को लौट रहे थे। हिंडन नदी के किनारे लोगों की भीड़ लगी थी। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की, नहीं तो शख्स की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। बाद में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। भारतीय सेना की यही पहचान है कि संकट में पड़ जाने पर जवान अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने की कोशिश करता है।
कमांडो धनवीर सिंह नेगी ने भी मिसाल पेश करते हुए डूबते शख्स को बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जहानाबाद से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। स्कूल में एक साथ 10 छात्राएं बीमार पड़ गई हैं। कई बेहोश होकर स्कूल में ही गिर पड़ी। अंबेडकर बालिका स्कूल की घटना बताई जा रही है। सभी का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़ी हैं। 10 छात्राएं इस समय बीमार बताई जा रही हैं। कई उनमें से बेहोश होकर गिर पड़ी। अंबेडकर बालिका स्कूल की यह पूरी घटना है। सभी का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल में एक साथ 10 छात्राएं बीमार पड़ गईं। इनमें से कई एक साथ बेहोश होकर स्कूल में ही गिर पड़ी, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी जो घटना हुई है वो अंबेडकर बालिका स्कूल की घटना बताई जा रही है। तो जहानाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 10 छात्राएं स्कूल में ही बेहोश हो गई। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल में एक साथ 10 छात्राएं बीमार पड़ी हैं, जिनमें से ज्यादातर बेहोश होकर गिर पड़ी। स्कूल में ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जहानाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबेडकर बालिका स्कूल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ड्रोन की मदद से माउंट एवरेस्ट की तस्वीरें कैद की गई हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी, जिसके शिखर पर पहुंचने का सपना कई पर्वतारोही देखते हैं। अभी तक माउंट एवरेस्ट कई लोग फतह भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में मुश्किलें कदम कदम पर इम्तिहान लेती हैं। बर्फ में पहाड़ों के बीच यात्रा करने के दौरान बर्फीला तूफान कभी भी जान को खतरे में डाल सकता है। कई दुश्वारियों के बावजूद बर्फ से ढकी ये चोटियां कुदरत की सुंदरता बयां करती हैं। माउंट एवरेस्ट का जब भी कोई वीडियो सामने आता है तो उसे देखकर हर कोई रोमांचित हो उठता है। माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना तो हर किसी के बस का नहीं है, लेकिन माउंट एवरेस्ट कैसा दिखता है ये जरूर देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर माउंट एवरेस्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ड्रोन की मदद से यहाँ की चोटियों की सुंदरता देखी जा सकती है, जो आज तक शायद देखने को नहीं मिली हो। कहा जा रहा है कि चीन की साइंस और टेक कंपनी DJI ने अपने खास ड्रोन के जरिए माउंट एवरेस्ट की हवाई तस्वीरें कैद की हैं। इसके लिए DJI Mavic 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। माउंट एवरेस्ट का 4 मिनट 20 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाया हुआ है। इस वीडियो की शुरुआत 5300 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप से होती है। वहां से ड्रोन 6000 मीटर पर पहले कैंप साइट की चढ़ाई को कैप्चर करता है, जो खुम्बू और आसपास के दूसरे ग्लेशियरों के खतरनाक और लुभावने दृश्य दिखाता है। इस वीडियो में बर्फ से घिरे माउंट एवरेस्ट की ऊंची विशाल चोटी नजर आती है। पर्वतारोहियों को पहाड़ पर चढ़ते और उतरते हुए भी दिखाया गया है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से 8848 मीटर की ऊंचाई पर है। साल 1953 में पहली बार सर एमंड हिलेरी और नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नार्गे ने एवरेस्ट पर विजय पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एमपी की लाडली बहना की पूरे देश में धाक है। हर राज्य में इस योजना की चर्चा होती है और अब लाडली बहना की तर्ज पर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार भी एक योजना लेकर आई है। लेकिन ये योजना लाडली बहनों के लिए नहीं, लाडले भाइयों के लिए है। नाम है लाडला भाई योजना। आखिर क्या है ये योजना और महाराष्ट्र सरकार को इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी, एक रिपोर्ट से समझिए। एमपी की लाडली बहना योजना की चर्चा पूरे देश में होती है। इस योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार नई स्कीम लेकर आई है, लेकिन ये योजना बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए है।
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार लाडला भाई योजना शुरू करने जा रही है। सीएम ने राज्य में ये नई स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को महाराष्ट्र सरकार हर महीने 6,000 रूपए देगी। डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रूपए दिए जाएंगे, जबकि ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रूपए हर महीने दिए जाएंगे। क्या है लाडला भाई योजना? 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को भत्ता, बेरोजगार युवाओं को 6,000 रूपए, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रूपए, ग्रेजुएट को 10,000 रूपए महीना। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को कारखानों में अप्रेंटिसशिप भी मिलेगी। सीएम शिंदे इस योजना को बेरोजगारी का समाधान बता रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में लाडली बहन योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत 21 साल से 60 साल के बीच की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रूपए की आर्थिक मदद दी जाती है और अब लाडला भाई योजना की शुरुआत की जा रही है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, जनता को साधने की कोशिशें तेज हो रही हैं। अब एकनाथ शिंदे सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी खजाना खोला है, लाडला भाई योजना का ऐलान किया है। हालांकि योजना पर सियासत भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैशाली से बड़ी खबर मिल रही है। दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ है। गैरोल के सोंधो में बवाल हुआ है। झड़प में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। झंडा लगाने को लेकर यह विवाद हुआ। गैरोल के सोंधो में यह बवाल बताया जा रहा है। झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिशें, समझाने का प्रयास जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ है। गैरोल के सोंधो में यह बवाल हुआ है। झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिशें, समझाने का प्रयास लगातार जारी है। वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। झंडा लगाने को लेकर पूरा विवाद बताया जा रहा है। गोरैल के सोंधो में यह बवाल हुआ है, जहां पर गोरौल के सोंधो में यह बवाल हुआ है। प्रफुल्ल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, झंडा को लेकर विवाद? जी देखिए, झंडा को लेकर ये विवाद हुआ था। ये गोरौल का एक सोंधो गांव है, जहाँ पे एक पक्ष द्वारा झंडा लगाया गया था और दूसरे पक्ष द्वारा उस झंडे को उतारा जा रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। और सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और दोनों पक्ष को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों पक्ष के लोग जो थे वो डटे हुए थे और आपस में घिर गए हैं दोनों पक्ष के लोग। इसमें 2 से अधिक लोग घायल होने की सूचना भी मिली है। हालांकि वरीय पुलिस पदाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और शांति बहाली की प्रक्रिया जो है उसकी कवायद की जा रही है। दोनों पक्ष को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रफुल्ल, किस तरह का झंडा था ये जो दो पक्षों में विवाद की वजह बन गया? देखिए, जो सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, वो बताया जा रहा है कि मुहर्रम का झंडा जो था वो जो गांव में बिजली का पोल होता है, उस पर्व को लेकर पोल पे झंडा लगाया गया था, जिसे ये बताया गया कि स्थानीय मुखिया की पहल पे ही लोगों से, दोनों पक्ष के लोगों से बातचीत करके उस पर झंडा लगाया गया था और उस झंडे को उतारने की बात थी। इसको लेकर एक पक्ष द्वारा कहा गया कि झंडा उतारने की समय है, पर्व खत्म हो गया, झंडा उतारा जाए। जिसको लेकर ही दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों पक्ष आक्रोशित हो गए, जिसके बाद दोनों पक्ष के बीच में ये इस तरह की भिड़ंत हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंची हुई है और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर बड़े पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल है और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करने की जो कवायद है वो की जा रही है। जी, फिलहाल तस्वीरें भी इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर है और ये विवाद की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। जहां विवाद कितना भारी है वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। प्रफुल्ल, झंडे का विवाद है, लेकिन लोगों के हाथों में डंडा भी नजर आ रहा है। डंडे की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये देखिए, दोनों पक्ष के लोग जब आमने सामने होते हैं, एक बात जब दो पक्ष की होती है तो लोग जो हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं और एक दूसरे पर जो हमला करने की बात होती है, इसलिए लोग जो हैं घर से अपने मतलब जो हथियार कहें या जो कहें लाठी डंडा लेकर लोग भीड़ जाते हैं एक दूसरे में। इसी के तहत जो है लोग आमने सामने हो गए, भीड़ गए काफी। दोनों तरफ से लोगों की संख्या जो है वो काफी अधिक है और इसलिए दोनों पक्ष आमने सामने हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करना चाह रहे हैं। एक दूसरे अपनी बात को रखने के लिए ये इस तरह का जो रवैया है वो अपनाते हैं लोग, जिसको शांत करने के लिए पुलिस वहां पे पहुंची हुई है और लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या बयान आया है, क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? जी, वरीय पुलिस पदाधिकारी जो है उनसे उन्होंने ये बताया है कि वहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जो जिले के अधिकारी है, डीएम जिलाधिकारी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हालात अभी नियंत्रण में है। लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बीडीओ, सीओ, एसडीएम से लेकर थाना प्रभारी और कई थानों के पुलिस को वहाँ पे तैनात किया गया है। डीएम ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मामला अभी जो है, हालात जो है वो अभी अंडर कंट्रोल है और लोगों को समझा बुझाकर शांति बहाली की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। तो स्थिति अंडर कंट्रोल है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। प्रफुल्ल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वो तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस प्रशासन ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन न्यूज 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि इसी झंडे को लेकर डंडा ना उठाएं, आपस में भाईचारे से रहें और जो समाज है उसमें गलत संदेश ना दें। जिस जम्मू क्षेत्र से दशकों पहले सेना ने आतंकियों को मार भगाया था, वहां अचानक आतंकी वारदातें बढ़ गई हैं। पिछले 2 महीनों के ट्रेंड को देखें तो आतंकियों ने अपनी जो रणनीति है उसे बदल दी है। आतंकी अब कश्मीरी घाटी की जगह जम्मू रीजन को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जम्मू रीजन आतंकियों के लिए एपिसेंटर बनता जा रहा है? रिपोर्ट देखिए। पीछे हमला, फिर अचानक जंगल में गायब। ये नई साजिश, नई रणनीति आतंकियों की है। इसे ग्योरिल्ला युद्ध कहें या फिर हिट एंड रन। आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद घने जंगलों में अदृश्य हो जाते हैं। इस वक्त जम्मू के इलाके में बहुत हलचल है। भारतीय सेना बहुत एक्टिव है। आतंकियों में खौफ है। हर वक्त मुठभेड़ होने का डर है। जम्मू के इलाके में जैश के आतंकी एक्टिव हैं और ये ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। जैश का पैटर्न शुरू से ही फिदायीन हमलों का रहा है, यानी जो आतंकी हमले को अंजाम देने आता है वो वापस जाने के मकसद से नहीं आता था। लेकिन अब आतंकी फिदायीन नहीं बल्कि मार के भागने के मकसद से आ रहा है। अगर हम पिछले 2.5 महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 जुलाई को डोडा में हुए हमले में भारतीय सेना के एक अफसर सहित कुल 4 जवान शहीद हुए। इससे पहले 9 जुलाई को कठुआ में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 5 सैनिकों ने शहादत दी। इसके अलावा 4 मई को भारतीय सेना के ट्रक पर हमला करने के बाद भाग खड़े हुए, जिसमें एक वायु सैनिक शहीद हुए। कुल मिलाकर 2.5 महीने में 13 सुरक्षा बल शहीद हुए। आतंकियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। 2 घंटे तक लगातार हुई फायरिंग के दौरान वीडीजी सदस्यों ने ऐसा बदला लिया कि आतंकी अपनी साजिश अभी पूरी ही करते, उसमें कामयाब ही होते, लेकिन बहादुर वीडीजी सदस्यों ने उनका ये प्लान जो है वो विफल किया है। किस तरीके से आप देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं वीडीजी सदस्य। ये वो जाबाज सदस्य हैं जो हथियार तो इनके पास 90 के दशक के हैं, लेकिन नई तकनीक से इन्होंने कैसे सुरक्षा बलों के साथ सर्च ऑपरेशन करने की ठान ली है। लगातार एक के बाद एक हमला हो रहा है डोडा में, कठुआ में और बसंतगढ़, उधमपुर में। लेकिन ये जाबाज जो वीडीजी के सदस्य हैं, इनका कहना है कि वो आतंकी आए तो जिंदा है यहाँ पर, लेकिन वापस जिंदा वो नहीं जाएंगे। जम्मू के हालात शांत थे तो ऑपरेशन के तरीकों में भी बदलाव किया गया था। लेकिन इन हमलों के बाद एक बार फिर भारतीय सेना अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी में बदलाव करेगी। यानी कि जिस तरह से कश्मीर घाटी में किसी भी काफिले के मूवमेंट से पहले रोड ओपनिंग पार्टी यानी आरओपी लगाई जाती है, उसी तरह जम्मू में भी पूरे रूट को सैनिटाइज किया जाएगा। इनकी कोशिश है कि सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन आतंकियों को निस्तेनाबूद करना है। किस तरीके से यहाँ पर, चूंकि बड़ा मुश्किल होता है ऐसी पहाड़ियों पर सर्च करना, ये आप देखिए आशु तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें। ये जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, ऐसे हाइड आउट में अक्सर आतंकी छुप जाते हैं। हम इस समय ग्राउंड जीरो भाटा गाँव में है, जहाँ पर आपको बता दें कि इस गाँव में कल रात जो है वो आतंकियों और पुलिस और वीडीजी के बीच में एक मुठभेड़ होती है। लगातार 2 घंटे तक फायरिंग चली, लेकिन फायरिंग इन वीडीजी सदस्यों की तरफ से इतनी ताबड़तोड़ थी कि उनका एक प्लान विफल किया। जम्मू का इलाका काफी बड़ा है। ये इलाका घने जंगल और ऊंची चोटियों वाली पहाड़ियों से घिरा है। यानी जम्मू का टेरेन बेहद टफ है, जिसका फायदा आतंकी उठाने में जुटे हैं।
पहाड़ी की हाइट पर बैठे आतंकी छिपकर सेना की मूवमेंट को आसानी से देख लेते हैं और फिर आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। पिछले जितने भी आतंकी हमले जम्मू में हुए, उसमें ज्यादातर आतंकी सुरक्षा बलों के हाथ ही नहीं आए। आतंकी छुपकर हमला करते हैं, जबकि सैनिक पूरी तरह एक्सपोज होते हैं। लेकिन अब भारतीय सेना ने ठान लिया है, कश्मीर की तरह ही जम्मू से भी आतंकियों का संपूर्ण सर्वनाश। और यूपीएससी टायर को लेकर बड़ा फैसला, भर्तियों की अर्जी पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। TRA-1 का पूरा रिजल्ट जारी करने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग को पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। आदेश के बाद अभ्यर्थियों को राहत मिली है। याचिकाकर्ता धीरेन्द्र की अर्जी पर कोर्ट का यह आदेश आया है। वरिष्ठ अधिवक्ता YV गिरी कर रहे थे पैरवी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीपीएससी टायर-1 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टायर-1 का पूरा रिजल्ट जारी करने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग को पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के बाद अभ्यर्थियों को राहत मिली है, उन्होंने राहत की सांस ली है। याचिकाकर्ता धीरेन्द्र की अर्जी पर कोर्ट का यह आदेश आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीपीएससी टायर-1 को लेकर इस वक्त का बड़ा फैसला। अभ्यर्थियों की अर्जी पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। टायर-1 का पूरा रिजल्ट जारी करने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग को पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। याचिकाकर्ता धीरेन्द्र की अर्जी पर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। तो न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।